अस्सलामुअलैकुम। बूटस्ट्रैप में हमने इनिशियल कुछ चीज़ें पढ़ ली थी कि बूटस्ट्रैप को डाउनलोड किस तरह किया जाता है, बूटस्ट्रैप को इंटीग्रेट आप अपने प्रोजेक्ट में किस तरह करते हैं, और बूटस्ट्रैप का CDN क्या होता है, और कुछ चीज़ों के अंदर हमें बूटस्ट्रैप के अंदर जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है तो हम jQuery किस तरह इंक्लूड करवाते हैं, बूटस्ट्रैप की JS की फ़ाइल को किस तरह हम इंक्लूड करवाते हैं। और उसके बाद JS जिस चीज़ में हमने चेक किया था वो नैव बार थी कि नैव बार का ड्रॉप डाउन जो है वो जब तक हम जावास्क्रिप्ट अनेबल ना करें तब तक नहीं चलता था। साथ हमने कैरोसेल जो है उसको चेक किया था, और वो भी जिस वक्त तक हमने जावास्क्रिप्ट को फुली अनेबल नहीं कर लिया था उस वक्त तक हमारी जो स्लाइड शो हैं वो नेक्स्ट और फॉरवर्ड नहीं हो रही थी। ठीक है, तो आज हम उसके बाद हमने इसका ग्रिड सिस्टम जो है उसको भी डिटेल में पढ़ लिया था, और कंपोनेंट्स में से भी कुछ कंपोनेंट्स देख लिए थे। जो कंपोनेंट्स रह गए थे उनको आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ड्रॉप डाउन्स का कंपोनेंट है, फॉर्म्स का कंपोनेंट है, उसके बाद हमारे पास लिस्ट ग्रुप का कंपोनेंट है, फिर मॉडल्स का कंपोनेंट है, और उसके बाद हमने जो कंपोनेंट पढ़ना है वो प्रोग्रेस का है, और स्पिनर्स का है, और टूल टिप्स का है। इनमें से कुछ मैंने स्किप कर दिए हैं, वो बिल्कुल आसान है, उनको आप देखेंगे तो वो हो जाएंगे, और आसान भी हैं और हम इस्तेमाल भी नहीं करते, ज़रूरत कोई नहीं पड़ती उनकी। तो जो अहम अहम हमारे पास इनके कंपोनेंट्स हैं वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आज करवा दूंगा। मेरे पास प्रोजेक्ट आई थिंक सो वो वाला मौजूद नहीं है, इसलिए हमें नए सिरे से बनाना होगा बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास एसेट्स का फोल्डर बनेगा। एसेट्स के फोल्डर के अंदर इमेजेस के अंदर CSS के अंदर हमारे पास आएगा फोल्डर JS का। चलिए जी, और बूटस्ट्रैप इस सारे फोल्डर को हम ओपन कर लेंगे किसमें, सबलाइन में। ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप, बूटस्ट्रैप, सेलेक्ट फोल्डर। बूटस्ट्रैप के अंदर हम अपनी फ़ाइल क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल, सेव करेंगे इसको index.html। जी, ये सारा हमने स्ट्रक्चर बना लिया, जो मैं हर लेक्चर में आपको बताता हूँ कि ये स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना है और इसके मुताबिक ही स्ट्रक्चर को आपने बनाना है। उसके बाद हमारी HTML फाइल का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, उससे भी आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। उसको बना लेते हैं। ये मैं खुद आपके सामने 10-15 दफ़ा स्ट्रक्चर बना चुका हूँ, उसके बावजूद कुछ बच्चे पूछते हैं जी कि किस तरह ये फाइल्स एडिट करनी है और किस तरह इनको ब्राउज़र में शो करवाना है। तो भाई बार बार अगर आपको मसला आ रहा है, नहीं समझ आ रही, तो चलो कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है, मसला आता रहता है, लेकिन उसका हल ये करें ना कि आप खुद उन वीडियोस को दोबारा देखें और उनमें से उसको मसले को हल करने की कोशिश करें। जो कोई वैलिड पॉइंट हो उसके लिए मेरे से ज़रूर रब्ता करें, लेकिन जो चीज़ें ऑलरेडी बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर दी गई हैं उनकी कोशिश किया करें, उनको खुद हल करें। क्लास लगाने का तरीका भी आपको पता चल गया है, और बूटस्ट्रैप का जो मेन स्ट्रक्चर है वो भी आपको पता है कि सबसे पहले जो है वो कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड है। उसके बाद अगली जो रो है उसमें हम क्या करते हैं, रो को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उससे अगली जो है उसमें क्या करते हैं, हम कॉलम को इस्तेमाल करते हैं। या आज एक नया तरीका मैंने इस्तेमाल किया है लिखने का। ठीक है, आप लोगों को भी नहीं समझाऊंगा, थोड़े दिनों तक बताऊंगा। ठीक है, बहरहाल आपको ये तरीका वैसे पता है कि कंटेनर के अंदर रो के अंदर क्लास, रो के अंदर कंटेनर के अंदर रो, और रो के अंदर कॉलम आता है। ठीक है, और जो मैंने तरीका इस्तेमाल किया है वो क्या है, डिफ़ॉल्ट भी आप सब लाइन में वैसे ट्राई कर सकते हैं, अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसके लिए एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ती है। उस एक्सटेंशन की डिटेल्स मैं अगले किसी लेक्चर में आपको बता दूंगा। वो क्या होता है कि आपने जो भी चीज़ क्रिएट करनी है, लेट्स से मैंने एक डिव क्रिएट करनी है जिसके अंदर क्लास कॉलम है, तो div डॉट कॉल लिख कर मैं टैब दबाऊंगा तो मुझे पूरे का पूरा वो फॉर्मेट लिखना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
ठीक है। इसी तरह अगर दोबारा देखें div डॉट कॉल, उसके बाद मैंने अपने कीबोर्ड में टैब का बटन दबाया है, तो उससे क्या हुआ कि हमारी पूरी की पूरी वो div ओपनिंग क्लोजिंग टैग के साथ आ गई। इसी तरह अगर मुझे इसके अंदर जी हो रही है रिकॉर्डिंग, इसी तरह अगर मैं इसके अंदर UL और LI लिखना चाहूँ, ठीक है, तो उसका भी प्रोसीजर है। अभी इस पर वो काम किए देखिए, ठीक है, किस तरह मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ। UL के अंदर मैंने ये साइन जो है ये किस चीज़ का है कि UL के इन साइड LI का टैग मुझे बनाना है, और LI के टैग्स कितने मुझे बनाने हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 से हमें क्या पता चल रहा है कि हमें LI कितनी दफ़ा चाहिए, 3 दफ़ा चाहिए। मैंने क्या किया, टैब का बटन दबाया तो देखें UL के अंदर 3 दफ़ा LI आ गई। अब इसको अगर मज़ीद एडवांस करना चाहते हैं, आपने UL के साथ कोई क्लास भी लगानी है, तो UL डॉट मेन्यू कर दें, UL डॉट मेन्यू, उसके इन साइड में LI मल्टीप्लाई बाय 3, तो देखें UL के क्लास को मेन्यू लग गया, UL के टैग को क्लास मेन्यू लग गई और उसके अंदर 3 LI के टैग क्रिएट हो गए। तो ये हमारे पास स्मार्ट वेज हैं HTML को लिखने के। कुछ हद तक आपको समझ आ गई होगी, कुछ हद तक डिटेल में फिर किसी लेक्चर में मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन और इसका तरीक़ाकार भी बताऊंगा। लेटेस्ट जो है हमारे पास सबलाइम के एडिटर्स, उनमें माइट भी ये डिफ़ॉल्ट भी हो, आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इस फंक्शनैलिटी को किस तरह अनेबल करना है ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। आज क्या करेंगे, आज हम बूटस्ट्रैप की फाइल्स को डाउनलोड नहीं करेंगे, क्योंकि डाउनलोड करके इम्प्लीमेंट करने का तरीका मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था। आज हम इसका CDN यूज़ करेंगे, ठीक है। तो CDN क्या होता है, क्लाउड डिलीवरी नेटवर्क होता है, वो उस वक्त ही चलेगा जिस वक्त आप इंटरनेट के साथ लिंक्ड हैं। तो बूटस्ट्रैप की फ़ाइल को हमने लिंक कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, JS की फाइल्स को भी साथ लिंक कर लेते हैं। JS की 2 फाइल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट होती हैं, एक jQuery की और एक bootstrap.js की। popper.min.js कर लें तो भी ठीक, ना करें तो भी कोई हर्ज नहीं है, कॉपी के बटन पर क्लिक करने से भी कॉपी हो जाएगा। लें जी, ये सारे टैग्स सारी हमने फाइलें इंक्लूड करवा दी, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो क्रॉस ओरिजिन एनोनिमस लिखा हुआ है और इसके साथ इंटीग्रिटी की वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये इनकी ट्रैकिंग के लिए है कि हमारा जो CDN है ये किस किस जगह इस्तेमाल हो रहा है, कौन कौन बंदा इसको इस्तेमाल कर रहा है, उसकी ट्रैकिंग के लिए उन्होंने ये कोड इसके अंदर डाले हैं। आप रिमूव भी कर सकते हैं, रहने दें तो उसमें भी कोई हरज नहीं है। अब हम इस फाइल को चला कर देखते हैं कि हमारी बूटस्ट्रैप इंक्लूड हो चुकी या नहीं हुई। इसके अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है, जिसकी वजह से हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, तो इससे हमें पता चलेगा कि बूटस्ट्रैप इंक्लूड हुई या नहीं। बूटस्ट्रैप इंक्लूड हो चुकी है, क्यों? क्योंकि आपके तीनों कॉलम जो हैं वो लेफ़्ट टू राइट अलाइन हो चुके हैं, टॉप टू बॉटम नहीं आ रहे। तो ये हमने कुछ स्पेस बना ली आज का काम करने के लिए। अब हम देखते हैं कि ड्रॉप डाउन जो है वो किस तरह क्रिएट किया जाता है, ठीक है। जो आज का हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है जिसको हमने पढ़ना है वो ड्रॉप डाउन है, ठीक है। ड्रॉप डाउन को मेन्यू के अंदर क्रिएट करने के लिए या किसी भी जगह अगर आप ड्रॉप डाउन एनेबल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आप एक डिव बनाएंगे, ठीक है, उसको क्लास देंगे ड्रॉप डाउन की, ठीक है। एक डिव बनाएंगे, उसको क्लास देंगे ड्रॉप डाउन की, और उस डिव के अंदर आप वो बटन रखेंगे जिस बटन की क्लिक पर ड्रॉप डाउन आना है, ठीक है। आप बटन पढ़ते आए हैं और आपको अच्छी तरह पता है कि कोई भी बटन जो है जब तक उसको क्लास BTN न दी जाए बटन एनेबल्ड ही नहीं होता, बटन बनता ही नहीं है, बटन को स्टाइल नहीं लगता। उसके बाद मज़ीद हमारे पास कुछ क्लासेस होती हैं जो बटन की स्टाइलिंग ही के लिए होती हैं, ठीक है। सबसे पहले ये क्लास बता रही है कि ये बटन है, दूसरी क्लास बता रही है कि ये बटन की जो टाइप है वो सेकेंडरी है। सेकेंडरी से आपको पता है कि सेकेंडरी का एक स्पेसिफिक स्टाइल होता है, उस स्टाइल के लिए सेकेंडरी यूज़ किया जाता है। और उसके बाद हमने बताना है कि ये जो मेन्यू है ये ड्रॉप डाउन टॉगल वाला है, ठीक है। यानी इस बटन पर क्लिक करने से हमारा जो ड्रॉप डाउन है वो टॉगल होगा। टॉगल किसे कहते हैं? ऑन ऑफ को, अप डाउन को, ठीक है। एक चीज़ शो हो जाए, एक चीज़ हाइड हो जाए, इसको टॉगल कहते हैं। दो चीज़ों के दरमियान स्विच करने को टॉगल कहते हैं। इसकी टाइप क्या है हमारे पास? इसकी टाइप है बटन,
और इसकी आईडी लाजमी, जो भी चीज़ हमारे पास शो हाइड वाली होगी, शो हाइड हमेशा जावास्क्रिप्ट से मुमकिन होता है और जावास्क्रिप्ट जो है वो काम करता है सिर्फ और सिर्फ आईडीज़ के साथ। क्लासेस के साथ अगर हम काम करवाएंगे, करता है क्लासेस के साथ भी, ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट क्लास के लिए हम जावास्क्रिप्ट नहीं लिख सकते, क्लास के लिए भी हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि अगर वो क्लास किसी और जगह इस्तेमाल हुई जहाँ पे हम वो काम नहीं करना चाह रहे होंगे तो उस जगह भी वो काम हो जाएगा। इसलिए बेहतर प्रैक्टिस यही है कि आप जो है आईडी हमेशा लगा लें उस चीज़ के साथ जिस पे आपने जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करना है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट पे ही होगा, तो उसमें आपको ये चीज़ें मज़ीद अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। आज हमारी HTML, CSS और बूटस्ट्रैप इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। डाटा टॉगल आपने बताना है कि जी ये ड्रॉप डाउन है, ठीक है, और एरिया हैज़ पॉपअप, इनको लाजमी नहीं है कि आप याद रखें, आप इनको बग़ैर याद किए भी समझ लें और फिर बूटस्ट्रैप की साइड से इस्तेमाल कर लें तो भी ठीक है। सिर्फ समझना क्या है कि ये चीज़ें किस किस लिए हैं। जिस तरह मैंने क्लासेस का बता दिया, टाइप बटन है, आपको समझ आ गई, ठीक है। अब टाइप हमारे पास जो इनपुट फील्ड्स की होती है, ये तो बटन है ना, अभी हमने थोड़ी देर बाद इनपुट फील्ड पढ़नी है, तो उसमें टाइप 3-4 तरह की होती है। टेक्स्ट हो सकती है, पासवर्ड हो सकती है, नंबर हो सकता है, टाइप फाइल हो सकती है, इसी तरह टाइप बटन हो सकती है, टाइप सबमिट हो सकती है। और आईडी जो है वो मैंने आपको बता दी बड़ी तफसील से कि जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए आईडी इस्तेमाल की जाती है। डाटा टॉगल क्या है कि इसकी जो बटन की डाटा टाइप है, डाटा जो है वो टॉगल करेगा, ड्रॉप डाउन की फॉर्म में नीचे आएगा और ऊपर चला जाएगा। और एरिया हैज़ पॉपअप का मतलब यही है। पॉपअप क्या होता है? एक चीज़ अपीयर होती है और वो चीज़ बंद हो जाती है। एनिमेशन के लिए एरिया हैज़ पॉपअप हमने ट्रू कर दिया। और उसके बाद एरिया एक्सपेंडेड के बाय डिफ़ॉल्ट जो ये एरिया है ये एक्सपेंड करे या ना करे, ऑब्वियसली नहीं करेगा, ठीक है, तो इसलिए इसको हमने फॉल्स करना है। ये सारा हमारा बटन का इनिशियल टैग हो गया, ये बटन का क्लोजिंग टैग आ गया। बटन के क्लोजिंग टैग के अंदर आप जो भी चीज़ लिखेंगे, ठीक है, माई ड्रॉप डाउन, वो बटन के अंदर नज़र आएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, सो यहाँ तक देखते हैं कि बटन हमारा नज़र आना शुरू हो गया है या नहीं। लें जी, ये बटन नज़र आना शुरू हो गया और जितनी चीज़ें हमने लिखी थी उनकी वजह से ये आइकन भी साथ बना हुआ आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और डिव बनाएंगे और उस डिव में जो चीज़ें हमने इस बटन में शो हाइड करवानी हैं, ठीक है, क्लिक के ऊपर शो करवानी हैं, उनको हम इसके अंदर रख देंगे। एक और डिव बनाएंगे हम जिसकी क्लास क्या होगी, ड्रॉप डाउन मेन्यू। क्या होगी? ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन हाइफन मेन्यू, ठीक है। और इसका एरिया जो है वो हमें बताना होगा। पहले हमने क्या बताया, एरिया एक्सपेंडेड फॉल्स किया है ना। अब इस एरिया को हमने लेबल लगाना है कि ये एरिया लेबल किस तरह हो रहा है। जो हमने ये आईडी बताई थी, इसी आईडी के साथ हमने इस एरिया को लेबल्ड करवाना है। तो हम क्या करेंगे, टैग एट्रीब्यूट क्या यूज़ करेंगे, जो कि बूटस्ट्रैप के एट्रीब्यूट्स हैं, एरिया लेबल्ड बाय। क्या करेंगे, एरिया लेबल्ड बाय। और एरिया लेबल्ड बाय के अंदर क्या लिखेंगे हम, सेम ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन। कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ये आपके पास एक डिव। अब इस डिव के अंदर जितने एंकर टैग्स आएंगे उन सब को आपने जो क्लास देनी है वो देनी है ड्रॉप डाउन आइटम, ड्रॉप डाउन आइटम, ठीक है। अब इसका भी शॉर्ट तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। ए डॉट ड्रॉप डाउन आइटम हम लिख देते हैं, आइटम, और इसके इनसाइड में हमें कोई भी लिख लेते हैं एक्शन और मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3। ये इस तरह काम नहीं कर रहा, दैट्स फाइन। हम क्या करते हैं जी, जो तरीका हमारा मौजूद है, जो आज तक आप लोगों ने पढ़ा है, उसी को फ़िलहाल इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉप डाउन आइटम और उसके बाद
हमने इसके अंदर क्या लगाना होता है, हैरफ का टैग, जिसके अंदर हम लिंकिंग करते हैं। और फिर हम इसको बंद कर देंगे और इसको रिपीट कर देते हैं 1-2 दफ़ा, ताकि हमें पता चल जाए कि ये ड्रॉप डाउन का मेन्यू है। आप लिखते हैं यहाँ पे कुछ भी, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ठीक है, इसको सेव कर दें। अभी अगर आप देखें तो अभी भी आपका ये काम मुकम्मल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने किसी भी जगह पर, चलें ये चल रहा है जी, ठीक है, लेकिन आप इसको अपनी मर्ज़ी से अगर हम करवाना चाहें इनिशिएट कि किस इवेंट की क्लिक पे, या इन क्लासेस को आप चेंज करना चाहें, ये तो डिफ़ॉल्ट क्लासेस थी ना, ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन, ये बूटस्ट्रैप की डिफ़ॉल्ट क्लासेस हैं। जब भी ड्रॉप डाउन बनाना है, अगर आप इससे बनाएंगे तो वो ऑन ऑफ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सम टाइम केसेस ऐसे आ जाते हैं कि ये आईडी थी, अब आईडी एक और इसी पेज पर हम लगाएं तो वो तो ड्रॉप डाउन काम नहीं करेगा। तो उस सूरत में हमें इसको इनिशिएट करवाना पड़ेगा। और इनिशिएट जो है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। कोई भी जो हमारा आईडी है उसको शो हाइड करना हो, ठीक है, तो वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के बगैर नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर आपने नीचे जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं, ठीक है, और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हम अपना एक jQuery का लिखते हैं स्क्रिप्ट, जो क्या करेगा, हमारे मेन्यू को शो हाइड करेगा। या अगर आप स्लाइडर बना रहे हैं, कैरोसेल बना रहे हैं, तो उसमें आपकी स्लाइड्स को नेक्स्ट और प्रीवियस करेगा, ठीक है, स्लाइड को प्ले करेगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था कि स्लाइड का जो इंटरवल था उसको 2000 किया था, कि 2000 मिली सेकेंड उसको कहते हैं, तो 2 सेकंड के बाद आपकी स्लाइड नहीं आया करती थी। तो इसी तरह अगर यहाँ पर हमने अपनी मर्ज़ी की क्लास बाद में भी, फिलहाल तो हमने डिफ़ॉल्ट यूज़ की है, तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, आप jQuery के सिंटैक्स में सबसे पहले आईडी बताएंगे, ठीक है। अगर आपका कोई नया है तो उसकी आईडी आपने चेंज की है, माई ड्रॉप डाउन मेन्यू लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, माई ड्रॉप मेन्यू, ठीक है। अब ऑन, ठीक है, किसके, ऑन का मतलब होता है किसके ऊपर, किस वक्त ये फंक्शनैलिटी हो, ठीक है। ठीक, आपने क्या कर रहे हैं, शो ड्रॉप डाउन लिखते हैं यहाँ पे, शो ड्रॉप डाउन, और उसके बाद एक फंक्शन क्रिएट कर लें। अब इसके अंदर हम जो है मज़ीद इसकी प्रॉपर्टीज़ को लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने खुद से जब इनिशिएट करना होगा तो उस वक्त ये तरीका होगा। लेकिन इनिशियल लेवल पे चूँकि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी आपका डिफ़ॉल्ट क्लासेस से काम चल रहा है और डिफ़ॉल्ट क्लासेस से ही आप काम चलाएं। यह आपका बन गया ड्रॉप डाउन। अब जो दूसरा कंपोनेंट है वो हमने आज जो पढ़ना है वो कौन सा है, वो फॉर्म्स का कंपोनेंट है। फॉर्म्स के कंपोनेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम एक नया कंटेनर बना लेते हैं। कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग बेहतर है कि बार बार ये प्रैक्टिस किया करें ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए आप लोगों को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्म की प्रैक्टिस करते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए जो हमारे पास टैग होता है वो कौन सा होता है, फॉर्म का। अब फॉर्म के टैग के अंदर फ़िलहाल तो हम चीज़ें नहीं पढ़ रहे, सिर्फ फॉर्म पढ़ रहे हैं। इसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके एट्रीब्यूट्स की बेस पर हम इस फॉर्म का डाटा जो है उसको गेट करके या पोस्ट करके अपने डाटाबेस में भेज सकते हैं, जो कि हम इंशाल्लाह कुछ लेक्चर्स के बाद जब PHP और MySQL पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह इस फॉर्म के अंदर से हमने डाटा लेना है, किस तरह इस फॉर्म के थ्रू हमने अपनी फाइल्स अपलोड करवानी है, किस तरह उन फाइल्स को हमने डायरेक्टरीज में भेजना है, किस तरह हमने स्पेसिफिक डाटा को डाटाबेस के अंदर टेबल्स में, कॉलम्स में भेजना है, ठीक है। और इसी तरह किस तरह हमने जो डायरेक्टरी में फाइलें गई हैं उनका पाथ अपने डाटाबेस पे सेव करना है। ये सारा काम फॉर्म के थ्रू होगा। फॉर्म एक इंपॉर्टेंट चीज़ है डायनामिक वेबसाइट में, जो यूज़र से या एडमिन से डाटा लेती है और उस डाटा को सेव कर लेते हैं हम। उस फॉर्म के अंदर से लिए हुए डाटा को हम स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ काम हैं जो हमने फॉर्म के थ्रू करने हैं। एनीवेज अभी हम फॉर्म सिंपल टैग पढ़ रहे हैं। फॉर्म के अंदर मैंने कोई और एट्रीब्यूट्स आपको नहीं बताए, वो एट्रीब्यूट्स हम इंशाल्लाह फर्दर मोर जिस वक्त PHP और MySQL पढ़ेंगे उस वक्त आपको समझाए जाएंगे। फॉर्म बनाने के बाद आपने एक डिव बनानी है जिसकी क्लास आपने हमेशा फॉर्म ग्रुप रखनी है। हमेशा क्यों फॉर्म ग्रुप रखनी है, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप पढ़ रहे हैं। बूटस्ट्रैप की क्लासेस रेडीमेड होती हैं, इसलिए आप उनको छेड़ नहीं सकते। अब फॉर्म के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक लेबल और एक इनपुट फील्ड,
क्या क्या दो चीज़ें होती हैं, एक लेबल और एक इनपुट फील्ड। अब लेबल किस तरह लिखते हैं, ठीक है जी। लेबल लिखने के लिए आपने लिखना होता है सिंपली, लेबल का टैग भी अगर लिखते हैं तो दैट्स इनफ। लेबल के टैग के अंदर आप लिखें नेम, क्या लिखें, नेम, और नीचे आपको इनपुट फील्ड बनानी होगी। उस इनपुट फील्ड की टाइप भी आपको बतानी होगी, ठीक है। इनपुट फील्ड की टाइप क्या है, नेम की टाइप क्या हो सकती है भाई, टेक्स्ट होगी, ठीक है। तो आप लिखते हैं टेक्स्ट। जिस अगर हमने लेबल ईमेल दिया होता तो इनपुट की जो टाइप थी वो क्या होती, ईमेल। इसी तरह अगर लेबल में हमने पासवर्ड लिखा होता तो इनपुट की ये टाइप क्या हो जाती, पासवर्ड, ताकि जो चीज़ भी लिखी जा रही है, टाइप की जा रही है, वो नज़र ना आए। आगे चलते हैं। इस इनपुट को आपने क्लास बतानी है। क्लास क्या है, फॉर्म कंट्रोल। क्या है, फॉर्म कंट्रोल। इनपुट की जो फील्ड है वो सेल्फ क्लोजिंग और सेल्फ ओपनिंग होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो है उसको अलग से ओपन करें और अलग से क्लोज करें, जिस तरह हमने लेबल को किया है। क्यों, क्योंकि इसके लेबल के अंदर तो हमने लिखना था ना नेम, जो चीज़ शो करवानी थी। इसके अंदर वो ऐसा काम नहीं था। इसके अंदर सिर्फ हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट दी तो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड अपीयर हो जाएगी, जिसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। नहीं जी, हम इसको ट्राई करते हैं कि हमारी ये बात दुरुस्त साबित हो चुकी है या नहीं हुई। नहीं जी, इनपुट फील्ड बनी हुई आ गई, नेम, और इसके अंदर आप कुछ भी टाइप करें तो वो टाइप हो रहा है। इसी तरह मैंने जो बात की उस बात को साबित करने के लिए हम रिपीट कर लेते हैं, और रिपीट करके यहाँ पे हम 2 दफ़ा और पेस्ट कर लेते हैं, और पेस्ट करके इसमें हम क्या लिखते हैं, ईमेल, और टाइप क्या कर देते हैं, ईमेल, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, पासवर्ड, और इसकी टाइप क्या कर देते हैं, पासवर्ड, ताकि आप लोग देख सकें कि पासवर्ड के अंदर जो चीज़ लिखी जाएगी वो नज़र नहीं आएगी। ईमेल के अंदर जब आप लिखेंगे तो ईमेल के अंदर आपको प्रॉपर फॉर्मेट में ईमेल लिखनी होगी। प्रॉपर फॉर्मेट इसको किस तरह पता चलेगा, इसको सिर्फ इस तरह पता चलेगा कि एक दफ़ा @ और एक दफ़ा अगर डॉट आ रहा हुआ और उसके इर्द गिर्द सारे वर्ड्स हुए तो वो क्या कहेगा कि आपकी ईमेल दुरुस्त है। तो ये ईमेल की वैलिडेशन हर तरफ होती है, चाहे जाए कि आप प्रॉपर एक फॉर्मेट यूज़ करें जो कि ईमेल पर एक पिंग भेजे और वहाँ से रिटर्न रिक्वेस्ट लेकर आए और वो चेक करे कि ये ईमेल वैलिड है, इस पर डाटा सेंड हो जाएगा या नहीं। वो लंबा काम है, उसको नहीं करते। हम सिंपली ये देखते हैं कि @ और डॉट अगर मौजूद है तो वो ईमेल वैलिड है, ठीक है जी। नेम भी आ गया, ईमेल भी आ गई, पासवर्ड भी आ गया। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि अगर हमने ये पासवर्ड देखना हो कि किसी यूज़र ने या मैंने खुद क्या लिखा है, बाज़ दफ़ा गूगल क्रोम आपका पासवर्ड सेव कर लेता है और आप सेव का पॉपअप देता है और आप उसको सेव करते हैं। अब आपको परेशानी ये होती है कि उस पासवर्ड को दोबारा देखने के लिए या तो आपको गूगल क्रोम में सेटिंग में जाके पासवर्ड्स ओपन करने पड़ते हैं, या आपको password.google.com जाके ओपन करना पड़ता है, तब आप उस पासवर्ड को देखने के काबिल होते हैं। तो इसका कोई और सोल्यूशन भी तो होना चाहिए। तो और सोल्यूशन ये है कि अब आप चूँकि डेवलपर बन चुके हैं, बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और इंशाल्लाह बहुत जल्द बन जाएंगे, तो आपके पास ये जो फील्ड्स आ रही हैं आपको पता है कि ये तब इस वजह से नॉट रीडेबल हैं कि हमने पासवर्ड की टाइप हमने इनपुट फील्ड की टाइप पासवर्ड रखी थी। तो हम इनपुट फील्ड की टाइप क्या करते हैं, चेंज करके इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू टेक्स्ट कर देते हैं। वो किस तरह करेंगे वो आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि हम इसको देखेंगे कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है। इनपुट टाइप पासवर्ड जहाँ लिखा है वहाँ इनपुट टाइप टेक्स्ट अगर हम कर दें तो देखिए जो मैंने पासवर्ड टाइप किया था वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो चुका है, लेकिन जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो चूंकि जो मैंने चेंज की थी वो तो फ्रंट एंड पे की थी, वो ख़त्म हुई, दोबारा टाइप पासवर्ड हो गई। तो दोबारा टाइप टेक्स्ट कर लें आप, अब पासवर्ड अपना लिखा हुआ देख सकते हैं। तो ये होते हैं जी बूटस्ट्रैप के अंदर फॉर्म्स, ठीक है। इन फॉर्म्स के थ्रू हम, जैसे मैंने पहले बताया कि डाटा गेट करते हैं, डाटाबेस में स्टोर करवाते हैं। इन फॉर्म्स की बहुत बड़ी अहमियत है। और एक जो हमारे पास और इनपुट फील्ड होती है वो उस बटन भी हो सकती है, ठीक है। इनपुट टाइप हम बटन कर दें तो उसमें बटन बना हुआ आ जाता है, और अगर वैल्यू देते हैं तो उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है। मैं दिखा देता हूँ आपको। इनपुट टाइप हम क्या करेंगे, सबमिट, ठीक है। और इनपुट टाइप सबमिट करने से देखते हैं क्या हुआ, रिफ्रेश करते हैं।
देखें इनपुट टाइप क्या लिखा हुआ आ गया, सबमिट लिखा हुआ आ गया, आपका बटन बन गया जो कि सबमिट कर रहा है। लेकिन कहाँ अभी कुछ हमने बताया नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि हम जिस वक्त PHP वगैरह में जाएंगे उस वक्त हम देखेंगे कि डाटा हमने इससे कैसे लेना है और कैसे सबमिट करना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता था कि इनपुट फील्ड्स के अंदर प्लेस होल्डर एक चीज़ होती है, एक एट्रीब्यूट हमारे पास प्लेस होल्डर के नाम से होता है। प्लेस होल्डर का मतलब ये है कि अगर आप लेबल में कोई चीज़ नहीं लिखना चाहते, सम टाइम होता है ना डिज़ाइन ऐसे आ जाते हैं कि लेबल नहीं होता, इनपुट फील्ड के अंदर ही लिखा हुआ आ रहा होता है एंटर योर फर्स्ट नेम, तो भाई वो पॉसिबल है प्लेस होल्डर के थ्रू। आप प्लेस होल्डर के अंदर जो चीज़ लिखेंगे एंटर योर नेम हेयर, वो उस वक्त तक विजिबल होगी जब तक आप यहाँ पे कुछ लिखना नहीं शुरू करते। जैसे ही मैं यहाँ लिखना शुरू करूँगा वो गायब हो जाएगी। ठीक है, एंटर योर नेम हेयर, तो ये किस तरह आया, ये प्लेस होल्डर के एट्रीब्यूट से आया। उम्मीद है कि आपको फॉर्म्स जो हैं उनकी समझ आ चुकी होगी। इसी तरह फॉर्म्स के अंदर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी तो हमने सिर्फ फॉर्म में एक चीज़ ही पढ़ी, इनपुट टाइप। ठीक है, फॉर्म के अंदर रेडियो बटन्स होते हैं, फॉर्म के अंदर ड्रॉप डाउन्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं एक सेलेक्ट का आपको बनाकर दिखा देता हूँ, लेकिन कोई बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है। अगर आपको यहाँ से इतना हिंट मिल जाए तो आपको वो खुद भी कर लेनी चाहिए। बहरहाल मैं दोबारा एक डिव बना रहा हूँ जिसको हम क्या करेंगे, फॉर्म ग्रुप जिसका नाम रखेंगे। इस डिव को हम क्लोज करेंगे और इस डिव के अंदर हम लेबल लगाना चाहें तो बिल्कुल लेबल लगा लें आप। ठीक है, और लेबल मैंने आपको बताया था कि हम सिंपल लेबल का टैग ओपन और लेबल का टैग क्लोज कर लें तो लेबल लग जाता है। ठीक है, सेलेक्ट योर एज अगर आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो सेलेक्ट योर एज लेबल में लिख लें। और अब नीचे क्या करेंगे, आप सेलेक्ट का टैग ओपन करेंगे। किसका? सेलेक्ट का। जिस तरह इनपुट फील्ड के लिए इनपुट का टैग था, सेलेक्ट के लिए सेलेक्ट का टैग होगा। और जिस तरह इनपुट फील्ड्स के अंदर हमने क्लास फॉर्म कंट्रोल दी थी, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, इसी तरह आपने सेलेक्ट के अंदर भी जो क्लास देनी है वो फॉर्म कंट्रोल की देनी है। ठीक है, अब इस सेलेक्ट के अंदर हम ऑप्शन के टैग में जितनी चीज़ें लिखेंगे उतने ऑप्शन हमारे पास बन जाएंगे। ऑप्शन हमारे पास किस तरह उतने बनेंगे उसको देखने के लिए मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन के टैग को हम 4 दफ़ा रिपीट करते हैं। और 4 दफ़ा रिपीट करके ऑप्शन के टैग को हम बीच में एज लिख देते हैं, 12 साल, 13, 14 और 15। अब हम आते हैं और आके चेक करते हैं कि फ्रंट एंड पे सेलेक्ट जो है वो किस तरह नज़र आ रहा है। इसको आप रीलोड करेंगे और देखें जब हमने इस पर क्लिक की तो क्या हो गया, सेलेक्ट योर एज का ड्रॉप डाउन बन गया। अब आप लोगों के जहन में मुमकिन है एक सवाल आ रहा हो, और वो सवाल ये हो सकता है कि अगर एक लाइन में हमने 2 चीज़ें रखनी हैं तो वो कैसे मुमकिन होगा। तो भाई उसके तो आप अल्लामे बन चुके हैं। क्यों अल्लामे बन चुके हैं कि आप लोगों ने बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम पढ़ लिया है। जब बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम पढ़ लिया है तो ये जो डिव क्लास कॉल है इसको यहाँ से उठा लें ताकि हम फॉर्म के अंदर कॉलम्स को यूज़ कर सकें। ठीक है, फॉर्म के अंदर कॉलम्स को कैसे यूज़ कर सकेंगे ये मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए, हमने यहाँ पे एक कॉलम बनाना है, इसके अंदर हम 2 चीज़ें रख देते हैं। ठीक है, यहाँ भी कॉल बना देते हैं, ऊपर वाला कॉल बंद कर देते हैं। और क्या करेंगे, हम इंडेंटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे कि ताकि हमारे कोड की खिचड़ी न बने। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। अब देखें, एक कॉल और कॉल ये क्योंकि एक रो के अंदर हैं तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होंगे। अच्छा, कॉल आ गया लेकिन वो कॉल में एडजस्ट नहीं हुआ। अभी हम देख लेते हैं, डेव सबको कॉल लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम यहाँ पे कॉल 6 लगाते हैं और यहाँ पे कॉल 6 लगाते हैं।
अच्छा, इसके लिए एक और तरीका भी है, वो ये है जो ज़्यादा बेहतर मुझे महसूस हो रहा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या करें। आप जो आपने ये डिव्स क्रिएट की है ना फॉर्म ग्रुप वाली, इन फॉर्म ग्रुप वाली डिव्स को भी आप क्या कर सकते हैं, कॉल लगा सकते हैं। इनको लगा के चेक करते हैं। ठीक है, कॉल 4 से ये छोटी तो हो गई लेकिन फ्लॉट लेफ्ट नहीं हुई। अब ये कॉलम का साइज़ क्या है, अगर आप देखें तो कॉलम का साइज़ 4 है। अब फॉर्म ग्रुप के अंदर मुमकिन तौर पे फ्लेक्स जो लगा हुआ है, इस वजह से ये उसको ऊपर नहीं जाने दे रहा होगा। फॉर्म ग्रुप और कॉल -4 हमने यूज़ कर लिया है। किन को इनवाइट करना है जी? मलिक ज़ीशान साहब कौन है? मलिक ज़ीशान, इनवाइट टू मीटिंग, यस, ओके। अच्छा जी, अभी हम देखते हैं यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। अच्छा, ओके ओके ओके। आप बेसिकली फॉर्म के अंदर हमें क्या करना होता है, फॉर्म के अंदर हमें रो रखनी होती है। तो बाहर वाली दोनों डिव्स जो रो और कॉलम की थी मैंने डिलीट कर दी, कंटेनर की रहने दी। फॉर्म के अंदर आ जाएं, इधर भी फॉर्म के अंदर आ जाएं, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक डिव जिसकी क्लास क्या होगी, रो, वो क्रिएट करेंगे। और इसी तरह इस डिव को हम यहाँ पे बंद कर देंगे और अपने कोड बाकी को हम इंटेंड कर देंगे 1 टैब इनसाइड टू दैट रो। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम जब कॉलम लगाएंगे इनपुट फील्ड्स को या इनको, तो वो मुमकिन तौर पे काम करेंगे। जी ठीक है, देखा, अब आपने ये आपके पास एडजस्ट हो चुके। अब एडजस्ट तो हो चुके, अब इनकी एडजस्टमेंट को ठीक करना है, तो हम क्या करते हैं, इन पहली दो को कॉल 66 करते हैं और दूसरे दो को भी कॉल 66 करते हैं, ताकि बटन जो है वो आपका नीचे आए, तीसरी रो में आए। कॉल 6 ले जी, ये आपकी एक रो में 2 आ गए, फिर दूसरी रो में 2 आ गए और फिर बटन आपका नीचे आ गया। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह आपने ग्रिड सिस्टम को इंप्लीमेंट करना है फॉर्म के अंदर। फॉर्म के टैग के ऊपर अगर रो होगी तो वो काम नहीं करेगी, वो रो कॉलम्स को एक्टिवेट नहीं करेगी। इसलिए आपने क्या करना है, कंटेनर के बाद सबसे पहले फॉर्म होना चाहिए और फॉर्म के अंदर जो है वो रो की क्लास होगी, फिर उसके अंदर आपकी कॉल 6 की जो क्लासेस हैं वो काम करना शुरू कर देंगी। अच्छा, इसी तरह मैंने आपको क्या बताया, आपको मैंने ड्रॉप डाउन के बारे में बता दिया। अब अगर आप रेडियो बटन के बारे में पूछना चाहें कि रेडियो बटन किस तरह लगता है, तो उसका भी तरीका कुछ इसी तरह है। फॉर्म ग्रुप बना लें आप। फॉर्म ग्रुप का मतलब है कि इसके अंदर जो आइटम्स हैं उनको एक ग्रुप में ले आएं, ठीक है, और एक ग्रुप में ला के अब अगर रेडियो बटन्स आपने इंप्लीमेंट करने हों तो उसके लिए जो हमारे पास इनपुट टाइप होती है वो या चेक बॉक्स होती है, चेक बॉक्सेस के लिए, और रेडियो बटन्स के लिए रेडियो होती है। ठीक है, और उसमें हम जो हमारी क्लास है वो फॉर्म ग्रुप भी हो सकती है। ठीक है, फॉर्म चेक क्लास हुआ करती है, फॉर्म चेक। अब इसके अंदर हमने इनपुट फील्ड ही बनानी है और इनपुट फील्ड को जो क्लास देनी है हमने वो देनी है फॉर्म चेक। चेक बॉक्स से आप लोग वाकिफ़ होंगे। चेक बॉक्स क्या होते हैं, जिस पे क्लिक करें तो टिक का निशान बन जाता है। फॉर्म चेक इनपुट है, ठीक है, और इसकी पोजीशन जो है वो स्टैटिक है ताकि लेफ़्ट राइट कंटेंट हमारा जो है वो इम्प्लीमेंट हो सके। फॉर्म चेक इनपुट ही इनफ है। टाइप बता दें आप, इसकी टाइप क्या है, चेक बॉक्स, ठीक है, और उसके बाद आप इसकी वैल्यू दे दें
ऑप्शन 1। ये वैल्यू के अंदर जो टेक्स्ट हमने लिखा है ये टेक्स्ट इस चेक बॉक्स के साथ नज़र आएगा, ठीक है। और लेबल दे दें आप, लेबल को आप क्लास दे दें फॉर्म चेक लेबल, फॉर्म चेक लेबल। और इसके अंदर आप लेबल क्या लिखेंगे, 1। अब ये हमने क्या किया, एक फॉर्म चेक के अंदर एक चेक बॉक्स बनाया है। ये चेक बॉक्स मैं आपको पहले दिखा देता हूं। ये देखें जी, चेक बॉक्स बन गया हमारा, ठीक है। अब देखें 1 पे क्लिक कर रहा हूं तो ये चेक नहीं हो रहा, जबकि चेक बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूं तो ये चेक हो रहा है। तो इसको भी हम देखते हैं कि अगर हम इसके अंदर एक और चीज़ लगा दें आईडी के तौर पे, तो मुमकिन तौर पे दोनों पे क्लिक करने से हो जाएगा। हम यहाँ पे आईडी लगाते हैं इनलाइन चेक बॉक्स, इनलाइन चेक बॉक्स 1, और इसी आईडी को लिंक करते हैं हम इस लेबल के साथ। लिंक करने के लिए हम क्या लिखते हैं, फॉर, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कि ये लेबल किसके लिए है, इस आईडी, जहाँ जहाँ ये आईडी मिलती है उसके लिए ये लेबल है। और इन लाइन जिस वक्त आपने इसको लिखना हो तो फिर हमारी जो क्लास होती है मेन डिव की, फॉर्म चेक के बाद हम अगर लिखते हैं फॉर्म चेक इन लाइन, तो उसकी स्टाइलिंग जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाती है। अब अगर आप देखें तो 1 पे टिक करने से, क्लिक करने से भी ये चेक हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया कि अगर हमने लेबल के ऊपर क्लिक करवाने से भी इस चेक बॉक्स को टिक मार्क करवाना है तो फिर आपको आईडी के साथ इसका रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो ये तो थी जी बात किसके लिए, चेक बॉक्सेस के लिए। अब इसको जितनी दफ़ा रिपीट करेंगे उतने ऑप्शंस बनते जाएंगे। अब इसी को अगर रेडियो में कन्वर्ट करना हो, देखें 3 दफ़ा किया तो 3 दफ़ा 1 बन गए। अच्छा, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ को समझें कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक 1 पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये नहीं काम कर रहा, अगले 1 पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये नहीं काम कर रहा। बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए काम तो कर रहा है लेकिन इसके साथ वाला रेडियो बटन चेक नहीं हो रहा, चेक बॉक्स चेक नहीं हो रहा, बल्कि फर्स्ट वाला चेक हो रहा है। क्यों? इसलिए कि हमने आईडी एक जैसी रख दी है सबकी, जबकि मैंने कहा था हर चीज़ की आईडी डिफरेंट होती है। एक पेज पर आईडी एक दफ़ा से ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकती। तो सिंपली आप क्या करें, आप आईडीज़ डिफरेंट कर दें सबकी। लेकिन जैसे ही हमने आईडी सबकी डिफरेंट की और इसको रिफ्रेश किया, अब आपका 1 पे, ठीक है, सारे रेलिवेंट चेक बॉक्सेस चेक हो रहे हैं। अब तो आपको समझ आ गई कि आईडी जो है वो बाहर सूरत आपको डिफरेंट देनी होगी। एक आईडी एक पेज पर मल्टीपल टाइम इस्तेमाल नहीं हो सकती। अब मैं इसी डिव पूरी को अगर उठा लूँ, इन तीनों आइटम्स को, ठीक है, और इन तीनों को उठा के अगर मैं दोबारा यहाँ पे रखूँ तो क्या होगा, इसकी जो टाइप है अगर इसको मैं रेडियो कर दूँ, ठीक है, टाइप को रेडियो कर दिया जाए तो क्या होगा, आपके पास रेडियो बटन्स बन जाएंगे। ठीक है, ये देखिए जी हमारे पास क्या बन गए, रेडियो बटन्स बन गए। अब इसमें एक चीज़ समझ लें, वो ये है कि इसमें जो हमने नेम देना है ना, पहले हमने नेम यूज़ नहीं किया था, लेकिन इसके अंदर हमें नेम को यूज़ करना है। क्यों, वो मैं भी आपको बताता हूँ। टाइप हमने रेडियो कर दी है। टाइप रेडियो करने के बाद आपने इन तीनों इनपुट फील्ड्स के अंदर नेम देना है, एक एट्रीब्यूट है नेम, ठीक है, और इसके अंदर आपने इन लाइन रेडियो ऑप्शंस लिखना है, इन लाइन रेडियो ऑप्शंस। इससे हुआ क्या, ये नोट कीजिएगा।
हमने रीलोड किया और रीलोड करके जब मैंने पहले इन पे क्लिक की थी तो इन तीनों पे क्लिक हो गई थी, तीनों के तीनों रेडियो बटन्स पे क्लिक हो गई थी। जबकि रेडियो बटन किस लिए होता है? रेडियो बटन इसलिए होता है कि आप तीन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकें। तो हमारे तो तीनों सेलेक्ट हो रहे थे, वो इस वजह से कि हमने उनका रिलेशन आपस में नहीं बनाया था। तो अब इनका रिलेशन आपस में किससे बना? नेम से बना। ठीक है, हमने नेम क्या दिया? इनलाइन रेडियो ऑप्शंस, इनलाइन रेडियो ऑप्शंस, इनलाइन रेडियो ऑप्शन। जो भी नेम इन तीनों को सेम देंगे, चार को सेम देंगे, तो वो 4, 5 या 3, 2, 1 का सेट बन जाएगा। उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्टेबल होगा, सारे सेलेक्टेबल नहीं होंगे। जबकि चेक बॉक्स में क्या डिफरेंस होता है? चेक बॉक्स में आप जितने मर्जी चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं, रेडियो में आप सिर्फ एक ही चेक कर सकते हैं। तो भाई ये फॉर्म्स की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। क्या उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गई होंगी। नहीं तो जब प्रैक्टिस करेंगे कोई मसला आए तो फिर आप पूछ सकते हैं। हम एक और डिव बनाते हैं जिसको क्लास देते हैं किसकी? कंटेनर की। क्यों? क्योंकि बूटस्ट्रैप का कोई काम शुरू ही नहीं होता जब तक आप उसका स्ट्रक्चर इनिशिएट ना करें। कंटेनर के अंदर रो बना लें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और रो के अंदर अगर कॉलम बना लें तो ये उससे भी अच्छी बात है कि आप स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे पास लिस्ट ग्रुप एक बूटस्ट्रैप के अंदर मौजूद है कंपोनेंट, जो क्या करता है? सिर्फ आपकी लिस्ट को बड़ी खूबसूरती के साथ डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, खूबसूरती के साथ डिस्प्ले कर देता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी क्लासेस पहले बना के रखी हुई हैं। तो उन क्लासेस को इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जिस तरह हम ऊपर क्या करते थे, फॉर्म ग्रुप लिखते थे ना, इस तरह आपने यहाँ पर क्या लिखना है? लिस्ट ग्रुप। क्या लिखना है? लिस्ट ग्रुप। और इस यूआरएल को बंद कर देना है। अब इसके अंदर जितनी एलआईज आएंगी उन एलआईज को आपने जो क्लास देनी है वो क्या देनी है? लिस्ट ग्रुप आइटम। क्या देनी है? लिस्ट ग्रुप आइटम। ठीक है, और फिर इसको भी बंद कर देना है आपने। अब इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो एक खूबसूरत सी फॉर्मेट में आ जाएगा। हम क्या करते हैं, कॉपी कर लिया मैंने, इसको 3-4 दफ़ा रिपीट कर देते हैं और चेक करते हैं कि इसका की शक्ल कैसी बन गई। ले जी देखिए, बड़ी खूबसूरती के साथ इसकी शक्ल, बड़े बॉर्डर्स लग गए। ठीक है, हर तरफ से बॉर्डर रेडियस भी लग गया और एक अच्छी फॉर्मेट में ये हमारे सामने प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में आ चुका है। अच्छा, अब अगर आप इसके अंदर एक क्लास एक्टिव की होती है वो किसी के साथ लगा देंगे तो वो एक्टिव नज़र आएगा, उसका कलर बाकियों से डिफरेंट नज़र आएगा। किसी भी एक को आप एक्टिव की क्लास लगा सकते हैं। सेकंड क्लास को लगा लें। जैसे ही हमने इसको एक्टिव की क्लास लगाई और देखा तो हमारे पास देखें एक्टिव हो चुका है। एक्टिव होने से क्या चेंजेस आई? एक चेंज आई कि बैकग्राउंड पे ब्लू कलर आ गया। जब बैकग्राउंड पे ब्लू कलर आया तो टेक्स्ट का कलर ऑटोमेटिकली वाइट हो गया। पहले आपको ये काम किस तरह करना पड़ता था? पहले आपको ये काम मैनुअली करना पड़ता था। होवर इफेक्ट जिस तरह लिखते थे उसी तरह एक्टिव भी लिख सकते हैं हम। कॉलन एक्टिव, जिस तरह हम कॉलन होवर लिखते हैं कॉलन एक्टिव भी लिख सकते हैं। तो जहाँ एक्टिव की क्लास मिलेगी वहाँ पर कलर हम फिर अपनी CSS लिख के चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद थोड़ी सी एक अहम चीज़ है जिसको हम पॉपअप भी बोलते हैं और जिसको हम मॉडल भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? पॉपअप भी बोलते हैं और मॉडल भी बोलते हैं। बूटस्ट्रैप की ज़बान में मॉडल, आम हम HTML और जावास्क्रिप्ट की ज़बान में पॉपअप बोलते हैं। किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक करें तो उसके अंदर छुपी हुई इंफॉर्मेशन पॉपअप पे नज़र आ जाए, इसको हम पॉपअप या मॉडल कहते हैं। इसको बनाने का तरीका क्या होता है उस तरीके को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने एक डिव बनानी है जिसके अंदर क्लास देनी है आपने मॉडल, और इसका टैब इंडेक्स जो है वो आपने देना है -1। ये टैब इंडेक्स -1 देने की वजह यह है कि ये सामने फ्रंट पे नज़र ही ना आए कहीं पर जब तक क्लिक ना हो। और रोल जो है वो इसका क्या हमने देना है? डायलॉग। सबसे पहले आपने ये डिव पेरेंट डिव बनानी है। इसके अंदर अब हम कोड शुरू कर देंगे अपने डायलॉग को लिखने का। यहाँ पे हम एक बटन बनाते हैं जिस बटन
की टाइप जो है वो बटन ही होगी, क्योंकि बटन जो बनाना है, और उसकी क्लास क्या होगी, क्लोज। क्लास क्या होगी, क्लोज। इससे हमारा जो पॉपअप है वो क्लोज होगा, और हमने इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट बताना है डाटा के बिहेवियर का, डाटा डिसमिस। और डिसमिस करना किसको है, मॉडल को करना है। ये आगे आईडी लगेगी, जब लगेगी तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका रिलेशन इसके साथ किस तरह है। और एरिया को जो हमने लेबल करवाना है वो किस तरह करवाना है, वो हमने करवाना है क्लोज के साथ। ये हमारा बटन हो गया कंप्लीट। कौन सा, क्लोज का। इसके अंदर आप लिख दें, फिलहाल क्लोज लिख दें। अच्छा जी, अब हमने मॉडल जो है हमारा डायलॉग बॉक्स जो है, जो मॉडल है, जो पॉपअप है, जो ओपन होना है, उसका कंटेंट जो आएगा वो सारा कंटेंट किसके अंदर आता है, मॉडल की बॉडी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, मॉडल की बॉडी के अंदर आता है। किसी भी तरह का ये कंटेंट हो सकता है, चाहे इमेज हो, चाहे लिस्ट हो, चाहे लिंक हो, चाहे टेक्स्ट हो, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, बटन्स लगा सकते हैं आप, यानी किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग जो सिंपल फॉर्मेट पे होती है वो डिज़ाइनिंग जो है वो इसके अंदर भी, पॉपअप के अंदर भी मुमकिन है। अब जब हमने पॉपअप बना दिया तो पॉपअप को हम चेक करते हैं। इस पूरे पॉपअप को ओपन करने के लिए हमें एक और बटन बनाना है। वो बटन हम यहाँ पे बनाते हैं। उस बटन की टाइप क्या होगी, बटन होगी। उसकी क्लास क्या होगी, BTN, BTN प्राइमरी। ये क्लासेस आप लोगों ने अपनी डिज़ाइन के मुताबिक, जो बटन्स की क्लासेस पहले आप लोग पढ़ चुके हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, और आउटलाइन, उनके हिसाब से जो आपको चाहिए हो, जिस कलर में चाहिए हो, उससे रिलेटेड आपने इसको लगा लेना है। डाटा टॉगल आपका क्या है, कौन सा डाटा टॉगल हो, मॉडल वाला। अब मॉडल कहाँ पे लिखा हुआ है, हमने ये लिखा हुआ है इस क्लास वाला डाटा। ठीक है, यहाँ से डाटा टॉगल के थ्रू टॉगल होगा। और डाटा का टारगेट क्या है, किसको ओपन करना है, यहाँ पे आप लिख दें एग्जाम्पल मॉडल। अब हमने इसका रिलेशन बनाना है एग्जाम्पल मॉडल का नीचे वाले मॉडल के साथ। तो नीचे वाले मॉडल के साथ रिलेशन बनाने से पहले हम बटन कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं क्लिक मी। ओके, अब देखें कि जो हमने ये डिव बनाई थी जिसकी क्लास मॉडल थी, इसको हमने कोई आईडी तो नहीं दी ना। तो आईडी हम क्या देंगे, वही आईडी देंगे जो ऊपर हमने डाटा टारगेट के अंदर मेंशन की। क्या मेंशन की, एग्जाम्पल मॉडल। हैश का साइन डाटा टारगेट पे तो बताते हैं, लेकिन आईडी लिखते वक्त नहीं बताते, इसलिए हमने सिंपली क्या कर दिया, एग्जाम्पल मॉडल यहाँ पर लिख दिया। नहीं जी, अब हम इसको करते हैं टेस्ट। जैसे ही क्लिक मी पे हमने क्लिक की, हमें महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से अपीयर नहीं हुआ। ठीक है, क्यों नहीं हुआ, उसको अब फिर हमें डीबग करना होगा। मॉडल का डार्क शैडो अपीयर हो चुका है। मॉडल के साथ शो की क्लास भी लग चुकी है।
मुमकिन तौर पे मॉडल की जहाँ पे हमने बॉडी कॉल की है ना, मॉडल की बॉडी से पहले हमें एक और क्लास इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी जिसको मॉडल कंटेंट कहते हैं। डिज़ाइन उसका ठीक नहीं आया असल में ना, तो इसलिए मैं उसको देख रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप हम यूज़ कर रहे हैं। तो जिस वक्त बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो उसका डिज़ाइन जो है वो अच्छी खूबसूरत एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में आना चाहिए। तो उसके लिए हमसे कोई क्लास यहाँ से मिस हुई हुई है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मॉडल की बॉडी को यूज़ किया है, तो मॉडल की बॉडी को यूज़ करने से पहले हमें लाजमी तौर पर मॉडल का जो कंटेंट है उसकी भी एक क्लास बनानी होती है। तो उस क्लास को मैं देख रहा हूँ कि हम कहाँ बनाएं। वो हम यहाँ पे इस मॉडल के बाद बनाते हैं, इस मॉडल की डिव के बाद यहाँ पे हम एक डिव बनाते हैं जिसको हम क्लास क्या देंगे, मॉडल कंटेंट, CONTENT, मॉडल कंटेंट क्लास देंगे और इसके अंदर हम पूरे का पूरा मॉडल बॉडी समेत रख देंगे और इसकी इंडेंटेशन को हम 1 टैब फॉरवर्ड करते हैं। अब ज़रा मैं इसका स्ट्रक्चर देख लूँ। डिव की क्लास क्या है, मॉडल कंटेंट, जो कि यहाँ बंद हो रही है, उसके अंदर एक बटन क्लोज का रखा है हमने। डिव क्लास मॉडल बॉडी हमने यहाँ रख के एनी कंटेंट गोज हेयर कर दिया है। नहीं जी, अब हम चेक करते हैं कि अब हमारी लुक एंड फील किस तरह की आई। नहीं देखें, अब वाइट कलर एटलीस्ट पीछे आ चुका है, आपको हर चीज़ नज़र आ रही है। एनी कंटेंट गोज हेयर और क्लोज पे क्लिक करने से वो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि हमने ये बटन का जो बिहेवियर था वो क्लोज बनाया था। एक दफ़ा दोबारा समझ लें, सिंपली आपने एक बटन रखना है सबसे पहले, जिसके अंदर जो भी आप लिखेंगे, लेट्स से यहाँ पे आप लिख देते हैं लॉगिन। क्या लिख देते हैं, लॉगिन। अब जो आपका एनी कंटेंट गोज हेयर है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर फॉर्म बनाया है, वहाँ से हम ईमेल और पासवर्ड ले लेते हैं। ईमेल और पासवर्ड ही वो दो चीज़ें हैं जिनके थ्रू हमें लॉगिन की फैसिलिटी मिल जाती है। तो उसको हम यहाँ पे ला के इस तरह करते हैं कि पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने से क्या होगा कि हमारे पास लेबल, ईमेल और पासवर्ड आ चुका है। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, लॉगिन करते हैं, देखिए लॉगिन पे ईमेल और पासवर्ड आ गया। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा कंटेंट आपका छोटा आए, तो छोटा करने के लिए तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये जो हमने मॉडल बनाया है, इस मॉडल को अगर हम एक और क्लास दे दें कॉल 6 की, कॉल 6 की क्लास देने से ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह सेंटर अलाइन करना हो तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, जिनमें से कोई ना कोई चीज़ इंप्लीमेंट हो सकती है। मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, इस तरह की चीज़ें। अब बूटस्ट्रैप के अंदर भी हमारे पास वर्टिकली लाइन सेंटर करने के लिए मौजूद हैं चीज़ें, उनको भी यूज़ करके आप इसको सेंटर में कर सकते हैं। तो ये तरीका था हमारे पास पॉपअप बनाने का, जो कि अक्सर जगहों पर यूज़ होता है। मैंने बड़े सिंपल तरीन वे में आपको बताया और समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमने जो कंपोनेंट पढ़ना है वो कंपोनेंट है प्रोग्रेस का। सम टाइम हम ऐसी चीज़ें बनाना चाहते हैं जिनके अंदर हम प्रोग्रेस बार शो करवानी होती है कि जी ये चीज़ इतने % कंप्लीट हो चुकी है। रज़ा साहब मीटिंग से आउट हो गए शायद किसी वजह से। इनवाइट टू मीटिंग, यस। ओके, तो बात हो रही थी किस चीज़ की, प्रोग्रेस बार्स की। प्रोग्रेस बार को क्रिएट करने से पहले मैं देख लूँ कि मुझे लग रहा है कि जब भी आप देखें ना किसी डिव पे क्लिक करें और उसकी एंडिंग आपको नज़र ना आ रही हो, तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये आपकी रो थी, ये आपका कॉलम था, यहाँ पे आपकी डिव क्लोज़ हो रही थी। इस डिव को क्लोज़ कर लिया, तो ये जो बटन और ये चूँकि पॉपअप पे आने थे, इसलिए हमने इनको किसी कंटेनर में नहीं रखा। अब हम यहाँ नीचे आ जाते हैं और दोबारा एक डिव जिसकी क्लास कंटेनर होगी उसको बना लेते हैं। इसके अंदर एक डिव बनाते हैं, डॉट रो करते हैं उसको हम, क्योंकि मैंने 3-4 एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई हैं तो वो आपस में कन्फ्लिक्ट कर रही हैं। एनीवेज, डिव क्लास रो बना ली हमने। अच्छा जी, अब डिव क्लास रो बना के आप इसके अंदर एक और डिव बनाएंगे जिसकी क्लास क्या रखेंगे, प्रोग्रेस। क्या रखेंगे, प्रोग्रेस।
प्रोग्रेस की क्लास के अंदर की डिव के अंदर आप लोगों ने एक और डिव बनानी है, उसको क्लास देंगे आप प्रोग्रेस बार। अगर आप इसको अच्छी तरह समझ लेंगे तो क्लासेस याद करना भी आसान हो जाएगा। देखें जिस तरह पहले क्या था, फार्म ग्रुप था, फिर फार्म ग्रुप के अंदर हमारे पास एक हर चीज़ एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के थ्रू आ रही है ना, लिस्ट ग्रुप तो फिर लिस्ट ग्रुप आइटम, ठीक है। इस तरह फार्म ग्रुप, फिर फार्म ग्रुप के आइटम्स लेबल के अंदर हम लगा रहे हैं, या फार्म के कंट्रोल्स की क्लास लगा रहे हैं, इनपुट के अंदर फार्म को कंट्रोल किया जा रहा है। तो यानी हर चीज़ का आपस में एक रिलेशन है। उन क्लासेस को अगर आप याद रख लेंगे तो आसान हो जाएगा। अब फार्म चेक है तो फार्म चेक इन लाइन का मतलब है एक लाइन में शो हो। अब ऊपर फार्म चेक था तो नीचे ये फार्म चेक की इनपुट फील्ड और फार्म चेक की लेबल फील्ड। तो मतलब क्लासेस याद रखना भी आसान है अगर आप लोग उन पर थोड़ी सी तवज्जो देंगे। प्रोग्रेस एक मेन डिव है, उसके अंदर जो चाइल्ड डिव है उसकी क्लास क्या है, प्रोग्रेस बार। इसके बाद आपने इसका रोल बताना है, ये भी एक एट्रीब्यूट है। रोल क्या है, रोल भी प्रोग्रेस बार है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें समझने वाली हैं कि एरिया वैल्यू 9, एरिया जिसकी अब की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे बताएं, जो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आनी है, ठीक है। मैं शुरू में दोनों को 0 0 रखता हूँ और फिर इन्हीं को चेंज करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसका मतलब क्या है और इससे होता क्या है। एरिया वैल्यू मिनिमम, कम से कम इस एरिया की वैल्यू जो है वो क्या है, वो भी फिलहाल हम 0 करते हैं। और एरिया वैल्यू मैक्सिमम, इसको हम कर देते हैं 100, डिव 1 कर दी। अब देखते हैं कि इससे हुआ क्या। देखिए इससे हमें किसी किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। क्योंकि अच्छा अब देखिए दो चीज़ें गौर करें। एक तो लॉगिन का बटन जो है वो बाहर क्यों आ गया, इसलिए कि पहले कंटेनर गलत बंद हुआ था। जैसे ही हमने कंटेनर ठीक बंद किया, लॉगिन का बटन तो कंटेनर से बाहर चला गया, इसलिए वो साइड पे आ गया। एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपको वो कोड नज़र नहीं आया, तो कोड नज़र इसलिए नहीं आया कि हमने यहाँ पे वैल्यू 9 भी 0 की हुई है, वैल्यू मिनिमम तो 0 ही रखनी थी हमने। तो मिनिमम वैल्यू को अगर हम करते हैं, वैल्यू 9 को अगर हम करते हैं 30, ठीक है। अच्छा जब 30 करेंगे तो इसके साथ आपको एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा, और वो छोटा सा काम ये है कि आपको इन लाइन छोटा सा स्टाइल लिखना पड़ेगा, और उस स्टाइल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, कितने 30, तो 30% लिखना पड़ेगा। विड्थ जो है, स्टाइल किस चीज़ की, विड्थ, इसकी विड्थ जो है उसको आपको बताना पड़ेगा कि 30% है वो। रोल प्रोग्रेस बार और एरिया वैल्यू 9, एरिया वैल्यू मिनिमम और वैल्यू मैक्सिमम। इंस्पेक्ट करके हम देखते हैं कि ये कोड जो हमने लिखा है ये है कहाँ पे। ये प्रोग्रेस बार आ गई, प्रोग्रेस बार, इसका रोल भी प्रोग्रेस बार, इसका स्टाइल विथ 30%, एरिया वैल्यू, वैल्यू की का ई हमने मिस किया है। एरिया वैल्यू ना, वैल्यू मिनिमम और वैल्यू मैक्सिमम। एरिया वैल्यू ना, बैकग्राउंड कलर भी ब्लू आ रहा है।
इसको हम पॉप अप से ऊपर रख के देखते हैं। क्लास प्रोग्रेस बार, हमारे पास कुछ अपीयर हुआ है जी, इसको हम डीबग करते हैं। आप इतना छोटा क्यों है? प्रोग्रेस, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, रो है ना, तो एक कॉलम बना लेते हैं, डिव क्लास कॉल, और यहाँ पे उसको हम बंद कर लेते हैं कॉल को, और इसको हम वन टाइप इंटेंट कर देते हैं, कॉल को 12 जगह देते हैं। ले जी, जैसे ही हमने कॉलम रखा और कॉलम को हमने 12 कॉलम की स्पेस दी तो ये हमारा ओके हो गया कि ये प्रोग्रेस बार है, बता रहा है जी 25% पे। जैसे जैसे आप वैल्यूज़ चेंज करते जाएंगे ये वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएंगी। यहाँ पे अगर आप 40% करते हैं और एरिया 9 को भी 40 करते हैं तो अब इसको 40% पे पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको 40 लिखना होगा जो नज़र आए एज अ लेबल, 40%, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रेस की टाइप्स हैं जिनको हम एनिमेट भी कर सकते हैं और हम उनको जो है वो डिफरेंट कलर्स में भी रख सकते हैं। सेम उसी तरह जिस तरह आप लोग क्या किया करते थे, बटन्स के कलर को चेंज करते थे, कैसे प्राइमरी या डेंजर या सक्सेस। तो इसी तरह अगर हमने इस तरह के काम करने हों तो उसके लिए हमें कुछ क्लासेस सिर्फ चेंज करनी होती हैं तो हमारा काम बन जाता है। क्लासेस के अंदर अभी हमने क्या लिखा है, सिर्फ प्रोग्रेस बार। तो अब आप क्या लिखें, अगर आप प्रोग्रेस बार स्ट्रिप्ड लिखते हैं ना तो आपको क्या होगा, प्रोग्रेस बार के अंदर स्ट्रिप्ड लाइंस नज़र आएंगी। ये देखें, नोट किया आपने, आपको तिरछी लाइनें नज़र आना शुरू हो गई। अब इसी तरह अगर आपको इनका कलर चेंज करना है तो आप क्या करें, बैकग्राउंड चेंज करना है ना, तो ग्रीन करने के लिए क्या होता है, सक्सेस SUCCESS सक्सेस कर दें तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। BG डेंजर करेंगे तो वो आपका रेड हो जाएगा, वार्निंग करेंगे तो ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इन्फो करेंगे तो ब्लू हो जाएगा। इस तरह की आप चीज़ें जो हैं वो आप लोग बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है कंपोनेंट्स में वो टूल टिप्स हैं। टूल टिप्स बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है कि किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हम माउस लाएं तो उसकी डिटेल हमें नज़र आना शुरू हो जाए। किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हम माउस लाएं तो उसकी डिटेल नज़र आना शुरू हो जाए। तो ये किस तरह मुमकिन है, ये इस तरह मुमकिन है कि आप कोई भी फ़र्ज़ करें बटन के ऊपर टूल टिप लगाना चाहते हैं तो एक बटन आप बनाएंगे जिसकी टाइप बटन होगी और जिसकी क्लासेस कोई भी जो आपने क्लासेस पढ़ रखी हैं, बटन सेकेंडरी प्राइमरी कोई क्लास भी आप लगा दें, और इसके अंदर डाटा टॉगल जो है वो क्या है, सेम जो चीज़ आप पढ़ रहे होंगे उसी से रिलेटेड वो कोई ना कोई चीज़ होगी, डाटा टॉगल टूल टिप होगी, ठीक है। डाटा टॉगल टूल टिप, डाटा प्लेसमेंट, डाटा नज़र किस जगह पर आए, ठीक है,
प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, अगर आप टॉप करेंगे तो टॉप पे नज़र आएगा, लेफ़्ट करेंगे तो वो टूल टिप लेफ़्ट पे नज़र आएगा। इसी तरह राइट और बॉटम के लिए भी सेम सिनेरियो है। टूल टिप ऑन टॉप, ये वो चीज़ है जो हमें टूल टिप पे नज़र आएगी। ये वो टाइटल ऐसा है जो टूल टिप बन जाएगा। अब बटन के अंदर जो चीज़ लिखेंगे वो नज़र आएगी। यहाँ पे लिख दें क्लिक मी टू चेक टूल टिप। इसको हम सेव करते हैं और सेव करके देखते हैं कि क्या बना। क्लिक मी टू टूल टिप, ठीक है जी। क्लिक मी करने से टूल टिप नहीं इनेबल्ड हुई। पहले तो आप आके यहाँ पे देखें कि बटन की टाइप जो है वो बटन है। उसके बाद हमारे पास जो डाटा टॉगल है वो टूल टिप है। डाटा प्लेसमेंट हमारे पास टॉप है और टाइटल जो है वो टूल टिप ऑन टॉप है। तो टूल टिप ऑन टॉप तो नहीं आई, ये तो हमारे पास आम टाइटल जिस तरह किसी भी चीज़ का टाइटल होता है वो आया है। टूल टिप की फॉर्मेट में ये टाइटल नहीं आया। तो टूल टिप की फॉर्मेट में इस टाइटल को इनिशिएट करवाने का जो तरीका होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए जो हमने स्क्रिप्ट लिखना है वो क्या है, बाउंड्री बाउंड्री विंडो और ये हमारे पास ऑप्शंस आ गए। स्टाइलिंग के लिए हमने क्या लिखा, बाउंड्री विंडो, क्लास क्या है टूल टिप, ठीक है। मीट विदाउट वीडियो, यस। क्लास को हम क्लास के अंदर ऐड करते हैं और आईडी भी इसी बटन को लगा के देखते हैं शुरू में, अदरवाइज ये उसके ऊपर से आया करती है। टूल टिप ऑन टॉप हमारे पास आ गया। बटन क्यों गायब हुआ है, इस शायद क्लास से गायब हुआ है। इस क्लास को डिलीट करते हैं जी, ठीक हो गया। ठीक है जी, आईडी के बेस पे हमने इसको इनिशिएट करवा लिया है टूल टिप को। आप रीलोड करें। किसी भी चीज़ के ऊपर आपने अगर टूल टिप लगानी हो, जिस भी डायरेक्शन पे लगानी हो, डायरेक्शन आप कहाँ पे बताते हैं, इस जगह। अब अगर हम यहाँ पे बॉटम लिखेंगे तो हमारी जो टूल टिप है वो बॉटम पे अपीयर होगी। नीचे बॉटम पे अब जगह ना होने की वजह से वो टॉप पे आ रही है। टूल टिप
लेफ़्ट कर लें कि राइट साइड पे इनफ सरफेस है, राइट, और रिफ्रेश करें। देखिए टूल टिप आपके राइट साइड पे आ गई, लेफ्ट साइड पे भी नज़र नहीं आनी थी, क्यों? क्योंकि लेफ्ट पर भी जगह कम है, तो इसको तो इतनी जगह चाहिए ना। इसको नजर नहीं आ रहा, स्क्रीन शिफ्ट, ये स्क्रीन दोबारा चेंज कर देते हैं, रिकॉर्डिंग के अंदर बहरहाल यही रिकॉर्ड हो रही है, चलें ठीक है। अच्छा, क्लिक मी टू चेक टूल टिप हमारा काम कर गया है। किस तरह कि हमने आईडी देनी होती है और उस आईडी की बिहाफ पे इसको इनिशिएट करना होता है। आईडी कौन सी हम दे रहे थे? हमने एग्जांपल की आईडी बनाई, यहाँ पे एग्जांपल आईडी बटन को दे दी तो टूल टिप एनेबल्ड हो गया। यहाँ पे आप टेस्ट लिख लें अगर, और यहाँ पे जो आप जे क्वेरी लिखेंगे कोड वो टेस्ट पे लिखें। टेस्ट, ये हैश का मतलब क्या होता है? आई, जिस तरह क्लासेस को डिफाइन सीएसएस पे करने के लिए हम डॉट लिखते हैं और सीएसएस के अंदर ही क्लासेस को डिफाइन करने के लिए हम आईडी को डिफाइन करने के लिए हम हैश लिखते हैं, इसी तरह जावास्क्रिप्ट या जे क्वेरी में भी हम डॉट क्लास के लिए और हैश आईडी के लिए लिखते हैं। तो हैश टेस्ट, उसके अंदर हमने क्या बताया? टूल टिप, उसकी बाउंड्री क्या है? विंडो, मतलब विंडो के अंदर अंदर वो नजर आए, विंडो के बाहर ना जाए। अब रिफ्रेश किया हमने तो ये लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है। अब टॉप पे देखना चाहते हैं, सॉरी राइट साइड पे नज़र आ रहा था, टॉप पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे टॉप लिखते हैं, तो क्या होगा? वो टॉप साइड पे अपीयर हो जाएगा। तो ये था जी हमारा टूल टिप। अब इसके अंदर हमने पहले दिन से लेकर आज तक बूटस्ट्रैप के अंदर वो सारे कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं जो इम्पॉर्टेंट मोस्ट थे और जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो इस्तेमाल में आए, अगर आए भी तो वो मौजूद है वहाँ पे बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में, हम उससे हेल्प ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अब बूटस्ट्रैप की क्लासेस इस्तेमाल करना भी आ गई और उनको इम्प्लीमेंट करना भी आ गया है और उनमें किसी हद तक चेंजेस करना भी आ चुका है। तो यही वो चीज़ें थी जो हमने देखी आज की क्लास में। हमने ना तो कस्टम CSS इंक्लूड करवाई और ना किसी तरह की कस्टम CSS की, उसके बावजूद हमारे पास किसी हद तक अच्छे ड्रॉप डाउन और किसी हद तक खूबसूरत फॉर्म्स, उनके फॉर्म्स के अंदर सेलेक्ट और फॉर्म के चेक बॉक्सेस और फॉर्म के रेडियो बटन्स, ठीक है, इसी तरह प्रोग्रेस बार, इसी तरह हमारे पास ग्रुप में जो लिस्ट थी, ग्रुप लिस्ट आ गई और टूल टिप आ गए और हमारे पास पॉपअप आ गए। ये सारी चीज़ें अगर हम खुद कस्टम करना चाहते तो सारी मुमकिन थी, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट और बहुत ज़्यादा हमें CSS लिखनी पड़नी थी और बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए ये सारी चीज़ें आसानी के साथ हो गई। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर था, ये बूटस्ट्रैप का लास्ट लेक्चर है। अब इसके बाद प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी आसानी के साथ आप बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए बेहतरीन लेवल की वेबसाइट्स बना सकेंगे। तो इन दोनों लेक्चर्स को जो बूटस्ट्रैप पे हुए हैं इनको सामने रखते हुए आप एक बेहतरीन सी आप वेबसाइट बनाएं। आज जो आप वेबसाइट बना कर लाएँ उनको भी अभी चेक करते हैं। तो अब नेक्स्ट आपके लिए ये है कि आप एक और नेक्स्ट लेक्चर तक बूटस्ट्रैप की वेबसाइट बनाएंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी तरह हो जाए और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।